Hello students. Today I am going to discuss with you all about this anti-asthmatic drug. As anti-asthmatic drugs are those drugs which we are using for the treatment of asthma. So we will start our discussion with the asthma. Asthma क्या होता है? It is nothing but there will be difficulty in the breathing. सांस लेने में परेशानी होने को आप asthma कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल केस में भी अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो जाएगी तो वो एस्थमेटिक होगा. नहीं, कई बार आप जैसे रूम में बैठे हैं और वहाँ पे धूल होगा या कुछ ऐसे एलर्जिक सब्सटेंस होंगे जिससे कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है, तो वो एस्थमा नहीं कहा जाता है. आप उससे एक्सपोजर से हट जाइएगा तो वो तुरंत पे आपको रिलीफ दे देता है. एस्थमा के पेशेंट के केस में क्या होता है कि ये रिलीफ मिलता है, वो भी अपने आप को एक्सपोजर से हटाते हैं, अपने आप को एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह से बचाते हैं, लेकिन उनके केस में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है. तो आइए उसी चीज़ को हमें समझना है कि एस्थमा में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है. सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज. एस्थमा क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज. तीनों पॉइंट्स को पकड़ना है. तो यहाँ पे दो बेसिक पॉइंट को पकड़िएगा. क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म से चला आ रहा होगा, और इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी वहां पे कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लामेशन होगा. एस्थमा इज रिलेटेड विथ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसका मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और बेस्ट वे में अगर आप समझेंगे इसे तो जो आपकी ब्रोंकियल ट्री है वहां पे इन्फ्लामेशन ऑब्जर्व किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, there is reversible episodes of airways obstructions. And why this reversible episodes are there? Because of the bronchial hypersensitivity. Reversible episode of airways obstruction यानी airways जो obstruct किया जा रहा है. सपोज कीजिए दिस इज योर ट्रैकिया और यहाँ से ये एयर पास होता है, तो ये पास क्या होगा कि यहाँ पे किसी कारण से कुछ देर के लिए जाम हो जाएगा, फिर ये खुल जाएगा, फिर ये जाम हो रहा है, फिर ये खुल रहा है. रिवर्सिबल का मतलब कि वापस वो अपने नॉर्मल कंडीशंस में भी पहुंच जाता है. एस्थमा के दो फेज होते हैं बच्चों, एक्यूट एंड क्रोनिक फेज होता है. एक्यूट फेज में यानी सडन अटैक के केस में क्या होता है कि स्मूथ मसल्स में स्पैज्म जनरेट करता है, और यहीं पे म्यूकस का भी सिक्रीशन बढ़ जाता है. म्यूकस के सिक्रीशन बढ़ने के कारण ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल्स ये दोनों में क्लॉग का फॉर्मेशन होता है. क्लॉग बोले तो ये जाम हो जाएंगे, ये फंस जाएंगे, यहाँ पे वो म्यूकस इतना ज्यादा हो जाएगा कि एयर इसके नीचे जा ही नहीं पाएगा. नेक्स्ट, क्रोनिक केस में क्या होता है बच्चों? क्रोनिक केस में इन्फ्लामेशन आपको मिलेगा, फाइब्रोसिस यानी जो सेल्स हैं वहां पे फाइबर्स वगैरह का डिपोजिशन, एडिमा बोले तो फ्लूइड का डिपोजिशन, एंड नेक्रोसिस. नेक्रोसिस बोले तो ब्रोंकियल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होते चला जाएगा. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अगर ये क्रोनिक फेज कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करते चला जाता है बच्चों, तो ये जो रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन था एयरवेज का वो इररिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. यानी परमानेंटली वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उसको जाम कर देगा, ताकि वहां से एयर ही परमानेंटली पास नहीं करेगा. सो दिस इज व्हाट. नीचे की तरफ मैंने ये ब्रोंकियल ट्री का एग्जांपल दिया था क्योंकि आप इसको समझ पाएंगे. और दूसरा, हमने एक अंतर बताया है यहाँ पे, या हमने एक्सप्लेन किया है स्पैज्म को और इन्फ्लामेशन को. स्पैज्म का मतलब होता है बच्चों सडनली इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन. सडनली इनवॉलेंटरी मतलब वो आपके विल पावर के कंट्रोल में नहीं है और सडन है. नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि बॉडी के सेल्स या टिश्यूज को किसी तरह के एंटीजन हो जाइए, एलर्जन हो जाइए, या किसी इरिटेंट मटेरियल से बचाव के लिए ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है ताकि वो सेल्स और टिश्यूज को डैमेज न कर सके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि एस्थमा होता क्यों है, कैसे होता है एस्थमा. पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आपको बताने की जरूरत क्या है? अगर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को समझ जाएंगे तो हम इस पैथोफिजियोलॉजी के बेस पे कई सारे ड्रग्स आपको आगे चल के मैं बताऊंगा जो एंटी एस्थमेटिक ड्रग हैं, तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपको समझने में बड़ा आसानी होगा.
तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एस्थमा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि सेंसिटिविटी वाली बात थी, तो वहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कोई एंटीजन है और वो हमारे कांटेक्ट में आ गया, तो पहला एक्सपोजर जैसे ही मेरी बॉडी पे होगा, मेरी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव हो जाएगी। और सेंसिटिव होने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी कि एक एंटीबॉडी को बना करके अपने अंदर स्टोर कर लेगी। यहाँ प्रोडक्शन जो होगा एंटीबॉडी का, उसका नाम क्या है, IgE एंटीबॉडी। ये प्रोड्यूस कर लिया जाएगा और ये ब्लड में मास्ट सेल या बेसोफिल्स वगैरह में घूमते रहेगा, सर्कुलेट करते रहेगा। अब क्या हुआ कि जब दोबारा एक्सपोजर हुआ उस एंटीजन का, तो ये एंटीजन क्या करेगी, इस एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करेगी। और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो होता है, ये मास्ट सेल के सरफेस पे होता है बच्चों। जैसे ही ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, देखिए ग्रीन वाला जो है वो एंटीजन है और ये ब्लू वाला जो मैंने वाई शेप का बनाया है, दिस इज योर एंटीबॉडी। जैसे ये इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा बच्चों, मास्ट सेल अपने अंदर में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है उसके, इन ग्रेन्यूल्स को वो क्या करेगा, लिबरेट कर देगा, रिलीज कर देगा। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, ये स्पैज्मोजेंस होते हैं। स्पैज्मोजेंस मतलब स्पैज्म को कॉज करने वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्पैज्मोजेंस, हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन्स। तो ये सारे रिलीज किए जाते हैं। अब जब ये रिलीज हुआ तो दो फेज यहां पे भी दिखेगा आपको, एक होगा अर्ली फेज और एक होगा लेट फेज। मतलब एक इनिशियल स्टेज में जैसे ही हिस्टामिन वगैरह या कोई इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स वगैरह या ये स्पैज्मोजेंस रिलीज किए गए, इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा बच्चों। लेटर ऑन क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअसली ये चल रहा है प्रोसेस, तो क्या होगा, टिश्यूज में फ्लूइड का डिपोजिशन, दैट इज एडिमा, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज का डैमेज बढ़ जाएगा। क्यों एपिथेलियल टिश्यू का डैमेज बढ़ा, क्योंकि इस्नोफिलिक कटायनिक प्रोटीन एंड इस्नोफिलिक डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन्स को रिलीज किया जा रहा है यहां पे। इसके साथ साथ जो सेल या जो उस इंसान की सेंसिटिविटी है और उसकी रिएक्टिविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो द पर्सन विल बी हाईली रिएक्टिव, या ये जो आगे का जो मास्ट सेल होगा या ये एंटीजन एंटीबॉडी होंगे वो और तेजी से इंटरेक्ट करेंगे, तो वहां पे कहेंगे कि हाइपर रिएक्टिविटी हमारी बढ़ जा रही है। इसी लेट फेज में कुछ और मेडिएटर्स भी रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से मेडिएटर हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं, एडिनोसिन है, सब्सटेंस पी है, न्यूरोकाइंस है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। जिसमें से एडिनोसिन, न्यूरोकाइंस, ये दोनों आपको ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है और सब्सटेंस पी जो है ये आपके म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। नाउ व्हाट इज अबाउट दिस प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण नए और जो दूसरे बेसोफिल्स या इस्नोफिल्स हैं वो क्या होंगे, डैमेज एरिया के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएंगे। और ये जो डीग्रैन्युलेशन हुआ था बच्चों, तो ये ग्रैन्यूल्स या ये जो स्पैज्मोजेंस है ये केमोटैक्टिक मूवमेंट करके मैसेज को बाकी बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स के पास पहुंचाते हैं कि भाई ये वाला एरिया डैमेज हो रहा है या यहाँ पे हमें सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैरी आउट करना है, तो आप इधर आओ। तो ये उसको बुला करके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवाएंगे और जो भी उसके अंदर में ग्रेन्यूल्स वगैरह हैं, मेडिएटर्स वगैरह हैं, उनको वो रिलीज कराते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहां तक तो आपने देखा कि ये पूरा मेडिएटर्स से रिलेटेड चल रहा था। अब मैं आपको यहाँ नीचे की तरफ जो एक डायग्राम बना हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये डायग्राम ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की है और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में दो चीज होगी, या तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या तो डायलेशन होगा। किस केस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, किस केस में डायलेशन होता है, वो मैं आपको यहां समझाऊं। नॉर्मल अगर केस हम बोलते हैं कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ना है ना ब्रोंको डायलेशन है, ब्रोंकियल टोन मेंटेन है, तो वहां पे हम कहेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों
पैरेलली वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर डोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो आपको मालूम होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बीटा और अल्फा रिसेप्टर के ऊपर वर्क करता है। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर में बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। कौन सा रिसेप्टर? बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। और ये बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है बच्चों कि जैसे ही ये बीटा 2 रिसेप्टर यहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने एड्रेनालिन को रिलीज किया, बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ। ये बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, और यही साइक्लिक एएमपी ब्रोंकोडाइलेशन कॉज कराता है। बाद में जाकर के ये साइक्लिक एएमपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में। जो एंजाइम एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, दैट इज योर एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, और जो एंजाइम साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करता है एएमपी में, दैट इज योर फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम। तो ये तो हो गए कि बीटा मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने कैसे ब्रोंकोडाइलेशन कॉज किया। जैसे ही ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है बच्चों, ठीक उसी तरह से बीटा 2 जैसे एक्टिवेट होता है, म्यूकस का सिक्रीशन भी घट जाता है। यानी अगर किसी को एस्थमा है तो वहां पे हम बीटा एगोनिस्ट देंगे, बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। ये आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वहां पे हम सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर मान लीजिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तब क्या होगा? तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा। कौन है उसका न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन है। ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा। कौन सा रिसेप्टर? M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बच्चों ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर। और ये M3 रिसेप्टर क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो गया तो ये जीटीपी को कन्वर्ट करा देगा बच्चों साइक्लिक एएमपी में। किसमें? जीटीपी को कन्वर्ट कराएगा साइक्लिक एएमपी में, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज योर गुआनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जैसे ही ये साइक्लिक जीएमपी बना, ये क्या कॉज करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कॉज करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा देखिए ये एडिनोसिन मैंने बताया था, ये एडिनोसिन भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट, आपको याद होगा मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बोला था कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक लोकल हार्मोन होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे भी रिलीज किया जाता है और ये कॉज करता है बच्चों ब्रोंको डायलेशन। तो इस तरह से, और यहां पे एक पॉइंट छूट गया है, जैसे ही ये मस्क्रेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है बच्चों, म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। यानी एस्थमा के केस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट जाती है। डोमिनेट कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे डोमिनेट कर जाता है बच्चों। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कम एक्टिव होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्थमा एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एस्थमा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो डायरेक्ट स्टार्ट होगा एंटी एस्थमेटिक ड्रग से। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।